फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टिक्यूलर कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम स्ट्रेस और उसका फर्टिलिटी पे पड़ने वाला इम्पैक्ट, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब भी हम प्रेगनेंसी कंसेप्शन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो ये ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है। हमें थोड़ा सा एंजाइटी होता है कि क्या ये ट्रीटमेंट हमारे लिए वर्क करने वाला है, क्या ये जो प्रोसेस है जिससे हम जाने वाले हैं, वॉट एवर प्रोसीजर इट मे बी, चाहे वो ओवुलेशन स्टडी हो, चाहे वो IUI हो या IVF हो, या फिर अगर आपका रिपीटेड IVF फेलियर हुआ है तो एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हो, तो ये कोई भी प्रोसीजर जिससे आप जा रहे हो या फिर आप सिंपल एक फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास आए हो या फिर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आए हो, तो हमेशा ये एंजाइटी एक रहती है कि क्या ये जो ट्रीटमेंट है ये लेने से हमें प्रेगनेंसी रह जाएगी। ये स्ट्रेस जो होता है ये किस प्रकार से हमारे फर्टिलिटी को हैम्पर कर सकता है और ये स्ट्रेस से बचने के लिए हमने क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। हमारे जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है इसमें से काफ़ी हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी नाम की एक ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन में, उसके ऊपर एक्ट करता है और ये पिट्यूटरी जो है वो आगे जाके हार्मोन्स रिलीज करती है। और ये जो हार्मोन्स है वो एक तो ओवरी पे और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, इसके ऊपर ये पिट्यूटरी में के हार्मोन्स जो है वो एक्ट करते हैं। तो हम ये क्यों आज जान रहे हैं? ये स्ट्रेस जो है वो उसी से रिलेटेड है। जब भी हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो ये ब्रेन में ये जो हार्मोन्स है ये रिलीज होना चालू होते हैं। तो हम जब भी एंजाइटी या स्ट्रेस से गुजरते हैं तो ब्रेन्स को ये सिग्नल जाते हैं। ब्रेन में से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH ये हार्मोन रिलीज होता है। ये जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस में से जो रिलीज हुआ है ये पिट्यूटरी में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के ऊपर एक्ट करता है और ये जो न्यूक्लियस है इसमें से ACTH मतलब कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH नाम का एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। और ये जो ACTH हार्मोन है ये एड्रिनल्स पे एक्ट करता है, जो कि मैंने बोला किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, इसके ऊपर ये एक्ट करता है। तो ये एड्रिनल्स जो है वो कॉर्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो जब भी हम कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ये जो हार्मोन है इसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स बोलते हैं। जब भी आपको कोई भी स्ट्रेस आया है, कोई भी तनाव आया है, कोई भी संकट आया है, तब ये हार्मोन्स जो है कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। लेकिन अगर हमारे जो बॉडी है वो अगर ऐसा फील करेंगे, अगर हम एंजाइटी फील कर रहे हैं, कोई भी तनाव फील कर रहे हैं, कोई भी संकट आया है ऐसा फील कर रहे हैं, तो भी ये हार्मोन रिलीज होंगे। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये फाइट और फ्लाइट का हार्मोन है, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये जो एक्सिस है जो हमने अभी डिस्कस किया उससे हम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस या फिर HPA एक्सिस ऐसा बोलते हैं। तो ये जो HPA एक्सिस है ये एक्टिवेट हो जाता है, कॉर्टिसोल्स जो है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं। अभी कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये कॉर्टिसोल्स जो है वो अगेन ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं जिसकी वजह से GnRH नाम का एक हार्मोन जो है जो अगेन हाइपोथैलेमस में से रिलीज होता था वो कम रिलीज होता है। ये हाइपोथैलेमस कम रिलीज होता है, उसकी वजह से पिट्यूटरी में से जो एक हार्मोन्स निकलते हैं जो कि है FSH और LH मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं। तो ये FSH और LH अगर कम सीक्रेट हो गए हैं तो अगेन ये ओवरी के ऊपर कम इम्पैक्ट करेंगे और ओवरी के ऊपर ये कम इम्पैक्ट करने की वजह से अगेन जो हमारा FSH जो था जो फॉलिकल्स को बढ़ाता था, बीज बनता था और फिर ओवुलेशन होता था, LH हार्मोन की वजह से ओवुलेशन होता था। तो ये जो सारी साइकिल है वो आगे प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी और ओवुलेशन जो है, अगर कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा है तो रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि अगर कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा है तो ओवुलेशन में भी प्रॉब्लम है। अगर ओवुलेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन मतलब कि गर्भ जो है आपका उसमें जो एंडोमेट्रियम होता है,
इसके ऊपर भी ये रेज्ड कॉर्टिसोल लेवल जो है वो एक्ट करता है, और उसकी वजह से जो रहने वाला गर्भ है उसके इम्प्लांटेशन में भी ये इफेक्ट करता है। सो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना ये हमारे फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। और ये कॉर्टिसोल लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, कहीं तो डिप्रेशन है कि हमें ये ट्रीटमेंट क्यों लेना पड़ रहा है। इसकी वजह से ये स्ट्रेस लेवल जो है वो इनफर्टिलिटी के कपल में ज़्यादा देखा गया। ऐसा देखा गया कि 40% अराउंड कपल्स में ये स्ट्रेस एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। सो इसमें हमने देखा कि एक SAM करके भी पाथवे होता है, मतलब कि सिंपैथेटिक एड्रिनल मेडुलरी पाथवे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें क्या होता है कि अगेन जो स्ट्रेस सिचुएशन है, मतलब कि हम अगर सोच रहे हैं कि कंसीव करना ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है हमारे लिए, या फिर प्रेग्नेंट बनना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो स्ट्रेस अगेन हमारे बॉडी में आ गया, हमें हमारा ब्रेन फिर से उस प्रकार से एक्ट करना चालू हो गया। तो अगेन फिर ये जो सिंपैथेटिक पाथवे है वो एक्टिवेट हो गया, कॉर्टिसोल लेवल अगेन बढ़ जाता है, और ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से फिर जो पाथवे है एक्टिवेट हो जाता है, और ओवुलेशन जो है बीज महीने के महीने जो रप्चर होना चाहिए ओवुलेशन या फिर इम्प्लांटेशन में अगेन प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है। सो ये स्ट्रेस जो है वो फिजिकल स्ट्रेस भी रह सकता है और इमोशनल स्ट्रेस भी रह सकता है। कभी कभी हमारा जो वर्क रूटीन है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, मतलब ऐसा भी रिसर्चेस में देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो वीक में एक 48 आवर्स to 50 आवर्स काम कर रही है, और जो महिलाएं हैं जो 32 आवर्स काम कर रही है। तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि आप आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए, या फिर आपको प्रेगनेंसी रखनी है तो आप आपका जॉब छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा है कि वो जॉब जो है वो आपको थोड़ा कम स्ट्रेस उसमें आपको लेना है, क्योंकि ये जो फिजिकल स्ट्रेस है वो भी कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को कम कर रहा है। जॉब रिलेटेड जो स्ट्रेस है, आपका प्रॉपर स्लीप उसमें नहीं हो रहा है, आपका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, आपका मेंटल पीस अगर उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, आपका जो टेंशन वाला अगर आपका जॉब है, तो ऐसे केसेस में भी फीमेल्स में थोड़ा सा देखा गया है कि उनमें ओवुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनमें इम्प्लांटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर वो IVF के थ्रू भी जा रहे हैं, फिर कोई ट्रीटमेंट के थ्रू भी जा रहे हैं, वट एवर ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो उसमें भी अगर ये स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि ये जो स्ट्रेस लेवल अगर उनमें ज़्यादा है तो ये इम्प्लांटेशन रेट जो है वो कम है। सो आइए जानते हैं कि कैसे ये हम स्ट्रेस लेवल जो है वो कम कर सकते हैं, क्या इफ़ेक्टिव मेथड्स होते हैं इसके लिए। सो योगा जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रूवन मेथड बोली गई है कि हम जिससे स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। इसमें प्राणायाम एक चीज़ होती है, मेडिटेशन एक चीज़ होती है। ये मेडिटेशन जो है इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इसके ऊपर हमने एक वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें हम फर्टिलिटी बूस्टिंग योगा और प्राणायाम के भी वीडियोस हमने बनाए हैं जो आप कर सकते हैं। इससे आपका एंडोर्फिन्स आप में रिलीज होते हैं। ये एंडोर्फिन्स क्या है? ये कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स है। ये पॉजिटिव हार्मोन्स आप में रिलीज होते हैं जो कि आपका कॉर्टिसोल लेवल कम करेंगे, आपका एंजाइटी लेवल कम करेंगे, और ये जो पॉजिटिव हार्मोन्स जो है वो अगेन आपका जो हार्मोन जो इम्बैलेंस हुआ है उसको नॉर्मलाइज करने में मदद कर सकते हैं। सो एक योगा हो गया। उसके अलावा एक्यूपंक्चर, रेकी, ये सारे भी कुछ नोअर मोडालिटीज़ है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल आप कम कर सकते हो। एक्सरसाइज, ये भी एक बहुत ही अच्छा वे है आपका स्ट्रेस लेवल कम करने का। हाफ एन आवर आप एक्सरसाइज कीजिए, उससे ये एक्सरसाइज आप जुम्बा या फिर एरोबिक्स किसी भी प्रकार से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी जो है वो एनर्जाइज होगी और आपको स्ट्रेस फ्री फील होने में मदद होगा। आपका जो रूटीन है उससे आप थोड़ा सा ब्रेक लें, ये भी एक स्ट्रेस रिलीव करने का मेथड हो सकता है। ऑफकोर्स आप वो वर्क जो है वो पूरी तरीके से छोड़ दें, ऐसा नहीं है। अगेन आपको उसकी वजह से गिल्ट फीलिंग भी हो सकती है कि मुझे ये पूरा जॉब छोड़ना पड़ रहा है, फिर मेरा जो करियर असेट है वो मुझे छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा ना करते हुए आपके जो वर्क है उसमें से आप रूटीन में से थोड़ा गैप लेके फिर आप ज्वाइन कीजिए। ये भी एक स्ट्रेस रिलीव करने के लिए काफ़ी अच्छी एक टैक्टिक हो सकती है। सो जैसे मैंने बोला कि प्रूवन मेथड्स कौन से हैं, तो योगा, प्राणायाम, एक्यूपंक्चर, रेकी, ये सारे जो है
वो एक प्रूवन मेथड्स है स्ट्रेस रिलीव करने के। और एक्सरसाइज जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस रिलीव करने के लिए हो सकता है। सो स्ट्रेस जो है बहुत कभी कभी ऐसे रिसर्चेस आ रहे हैं कि क्या ये इफेक्ट करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में यस 2 थॉट्स ज़रूर हो सकते हैं। पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो इफेक्ट करता है आपकी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अगर आप IUI का भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, IVF का भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, या फिर सिंपल आप ओवेशन स्टडी का भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपने ये जो स्ट्रेस लेवल है आपके ट्रीटमेंट के वक्त आपने कम रखना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ये स्ट्रेस आपका एक मेंटल पीस आप इम्प्रूव करोगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। इसमें फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। जब पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो कोई भी कपल को एक ये इनफर्टिलिटी का तो स्ट्रेस होता है, उसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। सो ये जो ये दोनों तीनों जो स्ट्रेस है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अपने अगर पॉजिटिवली डील करते हैं तो ज़रूर आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। सो होप्स अगर आप रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रखते हैं, ट्रस्ट आप इस ट्रीटमेंट में रखते हो, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। वॉट एवर ट्रीटमेंट यू आर टेकिंग, आपने उस ट्रीटमेंट के ऊपर अगर ट्रस्ट रखते हो, फेथ रखते हो आप वो ट्रीटमेंट के ऊपर, तो काफ़ी सारा स्ट्रेस आपका कम हो जाता है। ये ट्रीटमेंट कैसे प्रकार से होने वाली है, ये प्रोसीजर के बारे में आपको अगर पता है कि हाँ मुझे एनेस्थीसिया देके प्रोसीजर होने वाली है, कि विदाउट एनेस्थीसिया देके प्रोसीजर होने वाली है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए, कि विदाउट एडमिशन ही मेरा काम हो जाने वाला है, मुझे कितने दिन के लिए इंजेक्शंस लगने वाले हैं, कौन से दिन मेरा IUI होने वाला है, या फिर कौन से दिन मेरा पिकअप होने वाला है, कौन से दिन मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है, इसके बाद मुझे कितने मेडिसिन लेने पड़ेंगे। अगर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी अगर होती है तो इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो 50% से कम हो जाता है। सो ये जो ट्रीटमेंट्स है वो सेफ़ होते हैं। और ये सक्सेस रेट हम हर एक का अलग अलग होता है। IUI का सक्सेस रेट जो है वो 15 to 20% ही होता है। बहुत बार पेशेंट्स जो है या फिर कपल्स जो है वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैम हमारा IUI बिल्कुल सक्सेस नहीं हो रहा है, हम 3 to 4 साइकिल्स कर चुके हैं फिर भी हमारा सक्सेस नहीं हो रहा है। सो IUI का सक्सेस रेट जो है उसको ही कैपिंग होता है, इसका सक्सेस रेट जो है वो 15-20% ही है। अगर आपको IUI में सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर आपकी जो ट्रीटमेंट है उसको स्टेप अप कीजिए। IVF से आपको ज़रूर सक्सेस मिल सकता है। अगर आपको IUI से सक्सेस नहीं मिल रहा है तो यस, पर इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। अगर आपका एज ज़्यादा बढ़ जाता है तो अगेन फिर डिफ़िकल्ट होता है IVF से भी हमें प्रेगनेंसी अचीव करना। सो जो भी ट्रीटमेंट है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। जो भी आपके टेस्ट आए हैं, बहुत बार टेस्ट के बाद भी काफ़ी पेशेंट स्ट्रेस में चले जाते हैं कि AMH कम आया है बहुत ज़्यादा, या फिर स्पर्म काउंट बहुत ही कम आया है, फिर नील आया है। तो ये जो टेस्ट है, फिर सोनोग्राफी में कुछ तो डिटेक्ट हुआ है, एंडोमेट्रियोसिस डिटेक्ट हुआ है, फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ है, तो ये अगर फाइंडिंग्स डिटेक्ट होते हैं उसके बाद भी काफ़ी सारे पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। अगर आपका IUI फेल हुआ है या फिर आपका IVF भी फेल हुआ है तो उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। ओनली थिंग इज़ आपको उसके बारे में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर आपको इसमें सक्सेस मिल सकता है। ऐसा बोलते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ रे ऑफ होप और देयर इज़ अ लाइट at the end of tunnel. So why this light is there at the end of tunnel? Because we keep on believing, we keep faith in this treatment. So अगर आपने इस ट्रीटमेंट के ऊपर फेथ रखते हैं तो ज़रूर आपको पॉजिटिव आउटकम इसमें मिलने वाला है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रहती है, डिफ़िकल्ट केसेस रहते हैं, लेकिन हमें IVF टेक्नोलॉजी से भी प्रॉपर सक्सेस रेट आपके केस में मिल सकता है। सो आई होप ये स्ट्रेस रिलेटेड और स्ट्रेस का कैसे इम्पैक्ट होता है फर्टिलिटी के ऊपर, इसके बारे में आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी मिली हो, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।